silver screen presenting हेल्गोलैंड को दिखाते हुए, जहां 513 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए और जो बचे हुए लोग हैं वो ज़ॉम्बीज बन गए। इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ये लोग हेल्गोलैंड आइलैंड पर आ गए और यहाँ धीरे धीरे इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली और खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन खाने पीने का सामान काफी कम था, इसलिए इस आइलैंड पर केवल 513 लोग ही रह सकते थे और अगर एक भी मेंबर यहाँ बढ़ गया तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए जब भी इस आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता था तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, ताकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। वहीं अब हम एक बोर्ड पर सभी सर्वाइवर के नाम के आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं जो इन्हें तब मिलते हैं जब ये कोई अच्छा काम करते हैं और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए काउंसिल कमेटी भी है जिसकी सुपीरियर बिएट्रिस नाम की एक लेडी होती है। इसके बाद हमें 15 साल आगे की कहानी को दिखाया जाता है जहां पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इस पूरे सीन को लोला नाम की एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है, इसलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं और एक चट्टान से कूद जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में ला रही होती है क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। ये देखकर बिएट्रिस एक बार फिर काउंसिल कमेटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद ये लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सैक्रिफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंक 511 नंबर पर थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह से बचने की कोशिश की थी पर इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुंदर में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिसे नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं जिसकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे बिल्कुल यूजलेस समझते थे। वही सबसे आखिरी पोजीशन यानी 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो था इटियन, जो कि एक वर्कर है और उसे सब लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारेक और उसके बेटे लाइनस पर। ये दोनों एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जूडिथ नाम की एक लेडी को देखते हैं जो यहाँ के अथॉरिटीज में से एक थी। कुछ देर के बाद वो मारेक के साथ शहर के सभी लोगों को दवाइयाँ देने के लिए जाती है और जब ये दोनों एटियन के घर पहुँचते हैं तब इन्हें देखकर एटियन की वाइफ लीसा जूडिथ पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से एटियन जैसा एक हार्ड वर्किंग इंसान लिस्ट में आखिरी रैंक पर आया है और इसलिए इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। ये सुनकर जूडिथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि एटियन ने दवाई चोरी की थी इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ एलिसे आकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिसे वोटिंग के चक्कर में उसके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर वो उससे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारेक अपने लैब से दवाई छुपा कर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है, पर उसे ये सब करते हुए जूडिथ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बिएट्रिस के पास जाती है और मारेक ने जो किया वो सब बता देती है। पर बिएट्रिस उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना क्योंकि इस वक्त हमें मारेक की जरूरत है, लेकिन एक दिन हम उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगी। इन दोनों की ये सब बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि यही रैंक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है, तुम जल्दी से जाकर उस बच्चे की मदद करो ताकि लोगों की नजरों में तुम ऊपर उठ सको। हेनरिक की बात मानकर क्रिश्चियन भी ऐसा ही करता है और उस लड़के को अपना खाना दे देता है। जब बिएट्रिस उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो उसे काफी खुशी होती है, इसलिए वो हेनरिक और क्रिश्चियन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नजर एटियन और लीसा पर पड़ती है जो किसी स्टोर में आए हुए थे। हेनरिक ये बात अच्छी तरह से जानता था कि लीसा को राशन बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस पर लीसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बिएट्रिस इनकी बातें सुन लेती है और वो हेनरिक पर काफी गुस्सा करती है।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हेनरिक बिएट्रिस का ही बेटा है। इसके बाद हम पीटर नाम के एक पेशेंट को मारेक की लैब में देखते हैं, जिसे जबरदस्ती बाहर के दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और उस पर अलग अलग वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक लीसा के पास जाकर उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हेनरिक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बज जाता है और उसे लीसा को छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सोल्जर्स की लीडर मिया वापस लौटने को कहती है, पर वो उसकी एक बात नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं। और ये देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन हेनरिक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट कर देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग एटीएन के खिलाफ वोट करते हैं, यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी। पर लीसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, बस वो तो मेरे लिए दवाइयां ला रहा था। साथ ही इस बात का भी खुलासा करती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले लीसा के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी। ये सुनकर हॉल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती हैं, वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती है। इसलिए बेट्रिस को ना चाहते हुए भी हेनरिक को आइलैंड से निकालना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारेक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारेक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मेनलैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वह बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हांस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ भी हेनरिक ने गलत काम किया था। और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बिएट्रिस अपनी एक एम्प्लॉय के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर खराब हो चुका था। बिएट्रिस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉय की नजर एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना इल्लीगल था। अब चीफ मीटर को ठीक करने के बाद बिएट्रिस से अपनी वाइफ को भी इस आइलैंड पर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सभी सोल्जर लाइनस को बोट पर रुकने की कहकर पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। ये सोल्जर्स उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल इन्हें 2 बड़े बड़े बॉक्सेस और कुछ दवाइयां देता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस, जो कि इन सभी सोल्जर का बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ये जब नहीं आते, तो वो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात मौजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लाइनस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक शिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयां हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइनस मौजिक के साथ उसके शिप पर चला जाता है, जहाँ मौजिक उसे काफी सारी दवाइयां दिखाता है, पर वो लाइनस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि इनके बदले तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइलैंड पर लेकर जाना होगा। जिसके बाद बोट से काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस बिना टाइम वेस्ट किए फौरन यहाँ से भाग जाता है। इधर ये सभी सोल्जर बोट की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ लाइनस मौजूद नहीं होता है। इससे पहले कि ये उसे ढूंढ पाते, काफी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लाइनस को लिए बिना ही फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है, पर उसके पीछे पीछे मौजिक भी आ जाता है, जो बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं। कि तभी उनकी नजर लाइनस के सूट पर जाती है, जो कि अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन देकर यहीं बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मारेक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लाइनस उसे मौजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बता देता है। ये सुनकर